नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, सीटेट की सीरीज में हम क्या सीडीपी को कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए थे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं सेम टू सेम आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो जब तक हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कर नहीं लेते हैं तब तक हमारी तैयारी कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, आप चाहे कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं तो वो आपकी तैयारी अधूरी रहती है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे दिए गए सारे क्वेश्चन को सही प्रकार से समझ सके कि किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी प्रकार से वीडियो को देखने के लिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ी होती है, अगर बच्चा फेल होता है तो वहाँ पर बच्चों को नहीं कहा जाता है, वहाँ पर शिक्षक को या सिस्टम को कहा जाता है कि ठीक है। यहाँ देखेंगे, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में शिक्षक सभी बच्चों के त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो इसका संकेत है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे जो आपकी है मेरा परिवार, क्योंकि बच्चा परिवार से जुड़ा रहता है। ठीक है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छी है, क्योंकि नर्सरी कक्षा में जो बालक को विद्यालय मित्र पड़ोस के बारे में ज्ञान नहीं होता, क्योंकि बालक बहुत ही छोटा होता है। लेकिन परिवार से संबंधित जैसे माता पिता हो गए, भाई बहन आदि के बारे में बच्चों को बहुत सारी जानकारी होती है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पर। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्या कहा गया कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षक को क्या करना चाहिए, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। यहाँ पर एक्सप्लेन देखेंगे कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को भेदभाव नहीं करना चाहिए और प्रत्येक छात्र के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 4 करा है, एक बच्चा जो रिक्त स्थान से ग्रस्त है वह सा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वह बच्चा किससे ग्रसित है, आपको ये बताना है। ये बच्चा किससे, डिसलेक्सिया से संबंधित है। ठीक है, डिसलेक्सिया में क्या कहा गया इसको आप देखेंगे। डिसलेक्सिया एक प्रकार का मानसिक रोग है जिसमें अक्षरों के क्रम का ज्ञान कम होता है, जिससे बालक शब्द के अक्षरों का क्रम अंतर नहीं कर सकता है एवं सा के स्थान पर वाज लिख सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 5 करा यहाँ पर। प्यार बच्चों, यहाँ पर पांचों क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर में कि समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, यह विशेषता समस्या समाधान उपागम का एक विशेष चिन्ह होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया कि अगले क्वेश्चन में कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी के बारे में कहा गया है, क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, यानी कि वो निर्णय जो स्वयं लेते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं, कौन से चरण आते हैं आपको ये बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन आते हैं, यानी कि पहले क्या होता है, पूर्व प्रक्रमण आता है, फिर इसके बाद आपका क्या है, श्रेणी क्रमण आता है, फिर इसके बाद आपका प्रतिक्रिया चयन आता है, फिर इसके बाद आपका क्या है, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन आता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन 8 को देखते हैं कि सीखने संबंधी जो निर्योग्यताएं सामान्यतः क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है कि उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यानी कि सीखने संबंधी जो निर्योग्यताएं होती है ये वंशानुगत चलने वाली क्या एक प्रक्रिया होती है, जो एक पीढ़ी से क्या होती है कि दूसरी पीढ़ी में चलती रहती है, जिसे हम हस्तांतरित कहते हैं। ठीक है, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 9 को हम देखते हैं। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है, राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह क्या है, तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह
प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, तो अब देखिए, मोनिका राधिका से उत्तर न प्राप्त होने पर जब वह मोहन से प्रश्न पूछती है, परंतु मोहन उत्तर देने में संघर्ष करता है, जिससे शिक्षिका क्या है, प्रश्न के शब्दों को बदलकर मोहन की सहायता करती है। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षिका मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, क्वेश्चन 10 को हम देखते हैं। यहाँ पर सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय किसके, कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की आवश्यकता का ध्यान नहीं रखता है। ठीक है, जबकि सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की क्षमताओं, उनकी त्रुटियों एवं अधिगम शैलियों का ध्यान रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन 11 को हम देखते हैं कि एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक आर्थिक स्तर क्या है, बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन 12 को देखते हैं। यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से हम बहुत सारे हर सब्जेक्ट की जो है प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और जिससे आप सही प्रकार से अपनी प्रैक्टिस को कर सकें। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, कमेंट करके बताना कि इस टाइप से आपको सीरीज एग्जाम तक चाहिए तो जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिखना। ठीक है, सूक्ष्म गतिक कौशल शारीरिक क्रियाओं से है, जिसमें दौड़ना, चढ़ना, कूदकना आदि आते हैं, जबकि लिखना जो है सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 13 को देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर है, क्योंकि सहयोगात्मक समस्या समाधान। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वाइगोत्स्की के द्वारा क्या कहा गया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार जो ज्ञान बाह्य वातावरण में स्थित तथा सहयोगी होता है, अर्थात ज्ञान विभिन्न व्यक्ति एवं वातावरण तथा समुदाय में वितरित होता है। यह सिद्धांत सुझाता है कि दूसरों के साथ अंतःक्रिया तथा सहयोगात्मक क्रियाओं द्वारा जानने की प्रक्रिया गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन 14 को देखते हैं। किशोर रिक्त स्थान का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, यानी कि दुश्चिंतता और स्वयं से सरोकार। किशोर दुश्चिंता और स्वयं को सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। वह अपने रंग रूप, स्वास्थ्य, मान सम्मान, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति, शैक्षिक प्रगति, भावी स्वास्थ्य आदि के प्रति क्या सदैव व्यग्र रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 15 है कि शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, क्या होता है, डिस्ग्राफिया होता है। ठीक है, इसको देखते हैं डिस्ग्राफिया में क्या कहा गया है। तो डिस्ग्राफिया कोई रोग नहीं, बल्कि यह एक प्रकार का विकार होता है जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। इसमें बच्चे की लिखावट और समझने की क्षमता पर क्या है, असर पड़ता है। ठीक है, ये देखेंगे कि डिस्ग्राफिया क्या है, ये आपके लिखावट हुआ समझने की क्षमता पर प्रभावित करता है। क्वेश्चन 16 यहाँ पर कह रहा है कि आंशिक पुनर्बलन क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो देखते हैं यहाँ पर है, आंशिक पुनर्बलन से अभिप्राय कई सही अनुक्रियाओं के उपरांत पुनर्बलन देने से है। यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि इसमें छात्र को किसी अनुक्रिया पर पुनर्बलन मिलेगा इसका पता नहीं होता। इससे वह प्रत्येक अनुक्रिया को तत्परता से करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कह रहा है कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। तो ये यहाँ पर देगा ऑप्शन बी को, प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति को, अभिवृत्ति को। एक जो सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सदैव प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को क्या है, सर्वाधिक बढ़ावा देता है। ठीक है, क्वेश्चन 18 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि क्या है, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पर जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या कहा गया है, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यकृत करने के अवसर दिए
जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में क्या कहा गया है कि वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो उनके पास क्या होता है? निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास होता है। ठीक है, क्वेश्चन 20 को हम देखते हैं। शिक्षक रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हैं। समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। तो इसमें क्या आंसर है? आंसर इसका बी कह रहा है। क्या कह रहा है कि जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने से। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो शिक्षक को क्या करना चाहिए कि जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे क्या परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके द्वारा किए गए त्रुटियों को कम करने के लिए उन्हें प्रेरित करनी चाहिए। ठीक है, इसलिए विद्यार्थियों से क्या परिपूर्णता की अपेक्षा न करके समस्या समाधान को क्या रोचक बनाया जा सकता है। 21 क्वेश्चन है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, क्या है आपको बताना है। ठीक है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वह क्या है? स्वनिम है। स्वनिम क्या है? बोलचाल की भाषा के उच्चरित रूप की वह न्यूनतम विशेषता है जिसके द्वारा किसी कही गई बात का कही जाने वाली किसी अन्य बात में अंतर स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। बहुविधि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय किसके देता है? ऑप्शन सी के, यानी कि बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करता है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि बुद्धि लब्धांश सामान्यतः रिक्त स्थान रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। यह क्या उच्च है? ठीक है, यहाँ से में उच्च भरेंगे, यानी बुद्धि लब्धांश सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को हम देखते हैं दोस्तों कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आय कितनी होगी आपको बताना है। तो उसकी जो मानसिक आय हो जाएगी 12। हाँ, एक बार सबसे इम्पोर्टेंट है, कभी कभी IQ लेवल निकालने के लिए जो सूत्र आपसे पूछा जाता है तो ये आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, यानी कि IQ लेवल में क्या होता है? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, यानी MA बटे CA गुणे 100। ठीक है, तो इस प्रकार से फार्मूला आप के द्वारा आप निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं यहाँ पर कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय आप क्या क्या आपको होना जरूरी है। तो इसमें क्या है? विद्यार्थियों का समावेशन जरूरी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 27 क्वेश्चन कर रहा है कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है किसके सिवाय? पृथक्करण के। सफल समावेशन के लिए शिक्षक का संवेदनशील होना एवं अभिभावकों की भागीदारी तथा छात्रों का क्षमता संवर्धन आवश्यक होता है सिवाय क्या है? पृथक्करण के। ठीक है, अब यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। क्या हो सकता है आपको बताना है। इतने ऑप्शन में से आपको बताना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का क्या अधिसंज्ञान। क्वेश्चन 29 को हम देखते हैं दोस्तों। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो यह किया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि यह व्यक्ति की भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं यहाँ पर। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि आवासीय विद्यालय खोलना। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम क्या देखेंगे कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आवासीय विद्यालय खोलने का तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो यहाँ पर हमने मनोविज्ञान के CDP के 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी प्रकार के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।